पहला पार्ट पढ़ने जा रहे हैं और जो पहला पार्ट है इसका वह है राजस्थान का थार का मरुस्थल, या अपन ये कह सकते हैं पश्चिमी रेतीला मैदान। रेतीला मैदान, या आप इसको ये भी कह सकते हो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। मरुस्थल प्रदेश, आज इसके बारे में अपने को चर्चा करनी है दोस्तों। ठीक है, ये अपना पहला पार्ट रहेगा भौतिक स्वरूप के रूप में। तो देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले अगर राजस्थान में इसकी चर्चा की जाए तो इसकी स्थिति यहाँ से टॉपिक के हिसाब से पता चल जाती है। राजस्थान के मानचित्र में उत्तर पश्चिम में मरुस्थलीय प्रदेश की अर्थात उत्तर पश्चिम में इसकी स्थिति बनती है। इसके अंतर्गत जो जिलों की संख्या है दोस्तों वह है 12। ध्यान रखना 12 जिले हैं। तो 12 जिले, जबकि आपने राजस्थान में पश्चिमी राजस्थान में जब अपन अरावली पर्वत श्रृंखला से पीछे की तरफ पढ़ रहे थे तो 13 जिले आ रहे थे। तो एक जिला ऐसा कौन सा है जो छोड़ दिया अपन ने, वह है दोस्तों अपने पास में सिरोही। कहने का मतलब ये जिला जो है सिरोही, इसको छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये अरावली पर्वत श्रृंखला का भाग इससे के अंतर्गत आ जाता है और यहाँ पर ये रेतीले भाग के अंतर्गत नहीं आता है, तो इसलिए ये मरुस्थलीय जिले की श्रेणी में नहीं है। तो ये जिला छोड़ दिया जाता है। 12 जिले मरुस्थलीय जिलों की श्रेणी में हैं, उनके बारे में अपने को यहाँ पे चर्चा करनी होती है दोस्तों। इन 12 जिलों में जो वर्षा की स्थिति बनती रहती है, वर्षा जो पश्चिमी रेतीला मैदान है या पश्चिमी राजस्थान है, इसके अंतर्गत वर्षा की जो स्थिति होती है वह 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है। कितनी होती है दोस्तों? 50 सेंटीमीटर से भी कम, या अपन ये कह सकते हैं 0 से अधिक और 50 सेंटीमीटर से लगभग बराबर के आसपास इसमें वर्षा होती है। तो दोनों ही तरह से इसको कहा जा सकता है दोस्तों। जो ये पश्चिमी रेतीला मैदान है, इसके भी उप विभाग बनाए गए हैं, और उप विभाग कौन कौन से हैं वो देखिएगा, जिनकी अपन चर्चा करेंगे। पहला उप विभाग रहेगा शुष्क प्रदेश। शुष्क प्रदेश, और शुष्क प्रदेश के अंतर्गत जो वर्षा की मात्रा है वह 0 से 25 सेंटीमीटर के अंतर्गत रहती है। और दूसरा पार्ट रहेगा अर्ध शुष्क प्रदेश। अर्ध शुष्क प्रदेश, और इसमें वर्षा की मात्रा 25 से 50 सेंटीमीटर के अंतर्गत होती है। ये अरावली पर्वत श्रृंखला से पीछे की तरफ की जो वर्षा की स्थिति है वो 50 सेंटीमीटर से ही लगभग कम होने लग जाती है। तो ये अपने पास में स्थितियाँ रहेगी। अब दोस्तों मैं यहाँ पे आपको पश्चिमी राजस्थान का मानचित्र बनाकर आपको इसको समझाने का प्रयास करता हूँ, कौन कौन से जिले इस स्थलीय भौतिक स्वरूप के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर अपन चर्चा करें तो ये अपने पास में पश्चिमी राजस्थान का मानचित्र है। ये अपने पास में अरावली पर्वत श्रृंखला, जिसको अपन कह सकते हैं अरावली पर्वत श्रृंखला या अरावली पर्वत, ये कह सकते हो आप। अब देखिए दोस्तों, इस पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत 13 जिले हैं। अब 13 जिलों में सबसे पहले अपन बात करें तो हनुमानगढ़, दूसरा गंगानगर। दोस्तों मैं आपको ये शॉर्ट में इस तरह से लिखता हूँ, आप मेरी पिछली वीडियो को देखकर आसानी से समझ सकते हो कि इनका अर्थ क्या है। तो फिर भी मैं हालांकि बोल रहा हूँ तो आप समझ सकते हो। हनुमानगढ़, गंगानगर, यहाँ पे अपने पास में बीकानेर, और इधर आ जाएगा जैसलमेर, यहाँ पे अपने पास में बाड़मेर, इधर जालौर, यहाँ पे पाली, इधर दोस्तों जोधपुर, यहाँ नागौर, ये चूरू, झुंझुनू और सीकर। ये टोटल दोस्तों 12 जिले हैं। मैंने यहाँ का एक सिरोही जिला हटा दिया है जो अरावली पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत है। ये पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत नहीं है। कहने पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत तो है, परंतु मरु जिले की श्रेणी में नहीं है। तो अपन यहाँ जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं वो है थार का रेगिस्तान है, मरुस्थल पढ़ रहे हैं, तो उसमें ये जिले की श्रेणी में नहीं आता है, तो इसको मैंने छोड़ कर रखा है, तो आप कन्फ्यूजन ना हो। तो सबसे पहले अगर बात करें तो दोस्तों इसमें ये हनुमानगढ़ और गंगानगर का जो भाग है ये कहलाता है घग्गर बेसिन के नाम से। किसके नाम से कहलाता है? ये घग्गर बेसिन। और दोस्तों इसी प्रकार से जो चूरू, झुंझुनू और सीकर का जो पार्ट है ये कहलाता है शेखावाटी प्रदेश। शेखावाटी प्रदेश के नाम से।
ठीक है दोस्तों। साथ ही इधर अपन कहें जो बीकानेर और नागौर वाला जो पार्ट है, ये नागौरी बेसिन के नाम से जाना जाता है। कौन सी बेसिन के नाम से जाना जाता है? नागौरी बेसिन। ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से दोस्तों नीचे की तरफ बात करें तो यहाँ पे अपने पास में ये कुछ मात्रा में जैसलमेर तो पूरा रहेगा, कुछ मात्रा में जोधपुर आएगा, कुछ मात्रा में बाड़मेर आएगा, और इस तरह का जो ये स्थिति बनेगी जैसलमेर, जोधपुर, ये इधर से भी आ जाएगा। इसमें मैं हल्का सा लिख दूँ यहाँ, देखो बीकानेर का भी स्थान रहेगा इसमें, जोधपुर का भी रहेगा और बाड़मेर का भी रहेगा। ये थोड़े थोड़े मात्रा में रहेंगे और जैसलमेर पूरा रहेगा। तो इस प्रदेश को कहते हैं दोस्तों शुष्क प्रदेश। कौन सा प्रदेश कहेंगे इसको? शुष्क प्रदेश। शुष्क प्रदेश के नाम से जानते हैं इसको, ठीक है ना दोस्तों। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इस शुष्क प्रदेश के अंतर्गत मैं आपको ये भी बता दूं, वर्षा 25 से भी कम होती है, 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा। और इधर लास्ट में आते आते तो 10 सेंटीमीटर तक की वर्षा रह जाती है। इसके बाद में जो ये वाला इधर का ये बेसिन बचता है, जिसमें बाड़मेर भी है और झालोर भी है, पाली भी है, कुछ मात्रा में जोधपुर का भी हिस्सा है। तो ये जो वाला भाग कहलाता है वो है लूनी बेसिन। और किसके नाम से जाना जाता है? ये लूनी बेसिन, क्योंकि इस बेसिन की सबसे महत्वपूर्ण नदी है वह है कौन सी? लूनी नदी। तो इसको लूनी बेसिन के नाम से भी जानते हैं। और पश्चिमी राजस्थान का ये एकमात्र ऐसा भाग है जो समुद्र से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा और एक भी समुद्र से जुड़ा हुआ भाग नहीं है। तो ये समुद्र से जुड़ा हुआ भाग है, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। और यहाँ पे समुद्र में जाकर इसकी नदियाँ, सहायक नदियाँ गिरती है, क्योंकि लूनी की जो सहायक नदियाँ हैं, जुआएं, उनके सबके बारे में पढ़ेंगे नदी पर जब अपन टॉपिक पढ़ेंगे तब, तो वह सारी जानकारियाँ आपको यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों। तो ये मैंने आपको मैप के आधार पर इसको समझाने का प्रयास किया। अब मैं यहाँ पर इनको थोड़ा सा आपको डिटेल से लिखकर समझाने का प्रयास करता हूँ कि जो इनके अंतर्गत महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं उन जानकारियों को समझाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, थार के मरुस्थल के अंतर्गत जो अपन पढ़ रहे थे, या थार का मरुस्थल कह सकते हो या उत्तरी पश्चिम मरुस्थल कह सकते हो। अब इसकी मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ दे देता हूँ। जो थार का मरुस्थल है ये विश्व का एकमात्र जीवंत मरुस्थल है। अपना जो राजस्थान का जो मरुस्थल है ना दोस्तों, ये जीवंत मरुस्थल है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन अक्सर आता रहता है, जीवंत मरुस्थल। विश्व का एकमात्र जीवंत मरुस्थल कौन सा है? थार का मरुस्थल है। कौन सा मरुस्थल है? थार का मरुस्थल। तो ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही दोस्तों इस मरुस्थल के अंतर्गत 33 महासागर के अवशेष पाए जाते हैं। 33 महासागर के अवशेष मिले हैं। ठीक है ना, ये भी आपको जानकारी रखनी है। इसके अलावा जो ये अवशेष मिले हैं, इन अवशेषों को ग्रेट, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ग्रेट इंडियन ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से जानते हैं। जो ये अवशेष मिले हैं, इन अवशेषों को किसके नाम से जानते हैं? ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से जानते हैं। साथ ही दोस्तों जीवंत मरुस्थल के साथ साथ इसको विश्व का सबसे युवा मरुस्थल भी कहा जाता है। विश्व का सबसे युवा मरुस्थल है, तो सॉरी, इसे नहीं कहते, इसे तो केवल जीवंत मरुस्थल के नाम से ही जाना जाता है। आप इतना सा कि ध्यान रखें। ठीक है। और विश्व का जो सबसे युवा मरुस्थल है, वैसे तो वर्ल्ड में अगर बात की जाए तो ग्रेट पेलिया या पेलियो, ग्रेट पेलियो अफ्रीका मरुस्थल इसे कहा जाता है। ठीक है, युवा मरुस्थल के रूप में। तो ये आप यहाँ से ध्यान रख सकते हो। और ये राजस्थान में जो थार का मरुस्थल है दोस्तों, ये अपने थार का मरुस्थल पाकिस्तान में और भारत में दोनों में मिलकर 2 देशों में फैला हुआ है, जिसका कुल क्षेत्रफल 20 लाख
20,09,000 वर्ग किलोमीटर है, जिसका कुल क्षेत्रफल कितना है 20,09,000 वर्ग किलोमीटर है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और राजस्थान में पश्चिम भाग में 13 जिलों में है, जिसका टोटल जो क्षेत्रफल है 1,75,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 1,75,000 1,00,000 तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे जो पश्चिमी तार का मरुस्थल है अपना, उसका क्षेत्रफल 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है। अब दोस्तों अपन थार के मरुस्थल की विशेषताओं के बारे में चर्चा करते हैं। तो थार के मरुस्थल की विशेषताएं, थार के मरुस्थल की विशेषताएं। अब दोस्तों ये जो थार के मरुस्थल की विशेषताएं हैं, इनको भी अपन दो भागों में अगर पढ़ें तो अपने को ये डिटेल से समझ में आएगी। मैं दो भागों में इस थार के मरुस्थल की विशेषताओं को डिवाइड करने का प्रयास करूंगा, जिसमें से पहला भाग रहेगा दोस्तों अपने पास में शुष्क प्रदेश के रूप में, शुष्क प्रदेश, प्रदेश या मरुस्थलीय प्रदेश, प्रदेश। और दूसरा जो भाग रहेगा दोस्तों वो रहेगा अपने पास में अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क प्रदेश। जो शुष्क प्रदेश है उसके अंतर्गत जैसलमेर जो अपने जिले आएंगे वो रहेंगे जैसलमेर, बीकानेर और आधा चूरू, बाड़मेर और जोधपुर। ये जिले तो रहेंगे अपने शुष्क प्रदेश के अंतर्गत। हालांकि मैं आपको ये भी बता दूं भाई कितना कितना हिस्सा रहता है, तो वो आपको याद रहे। शुष्क प्रदेश का मतलब है 25 सेंटीमीटर वर्षा, पहले तो आप ये ध्यान रख लेना, 25 सेंटीमीटर वर्षा। और अर्ध जो अपने पास में अर्ध शुष्क है, इसका मतलब है 25 से 50 सेंटीमीटर की वर्षा वाला क्षेत्र, ठीक है ना। तो इसके अंतर्गत आने वाले जो जिले रहेंगे वो रहेंगे अपने पास में दोस्तों, एक तो पूरा जैसलमेर, जैसलमेर संपूर्ण, जैसलमेर पूरा, ठीक है ना। इसके बाद में बीकानेर, बीकानेर ये भी पूरा ही रहेगा, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद में चूरू, चूरू रहेगा 1/2 भाग। और बाड़मेर, बाड़मेर रहेगा कुल क्षेत्रफल का 1/3। और साथ में आप ये कह सकते हो नागौर, ये ध्यान रखना बाड़मेर का भी लगभग आधा भाग आ जाता है। और नागौर है, नागौर ये रहेगा 1/3 भाग। और इसके बाद में जोधपुर, इसका टोटल भाग रहेगा 2/3 भाग। तो ये कहने का मतलब इसके हिस्से रहेंगे किसके, शुष्क प्रदेश के, जिसमें आने वाले जिले कौन कौन से हैं, जैसलमेर, बीकानेर, ये तो पूर्णतया रहेंगे। और ये आंशिक रूप से आएंगे, जिसमें से चूरू और बाड़मेर
आधे आधे रहेंगे और नागौर 1/3 रहेगा, जोधपुर 2/3 भाग रहेगा। तो ये तो रहेंगे शुष्क प्रदेश के अंतर्गत। और अर्ध शुष्क प्रदेश के अंतर्गत जो बाकी के 12 जिलों में से बच गए हैं वो जिले इसके अंतर्गत आएंगे और उनकी हिस्से को हटाकर अपन इसमें चर्चा कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे शुष्क प्रदेश की विशेषताओं के बारे में। देखो, पहली विशेषता ये शुष्क प्रदेश में राजस्थान का ऐसा स्थान है जहाँ पे सबसे कम वर्षा होती है, वह है समगांव। यहाँ पे वर्षा न के बराबर होती है और ये पूर्णतया वनस्पति रहित है। वनस्पति रहित स्थान कौन सा? समगांव। किसका है ये? जैसलमेर। और यहाँ पे 10 सेंटीमीटर के आसपास ही वर्षा होती है और सबसे कम वर्षा होने के कारण से वनस्पति रहित है। दोस्तों, इसके बाद में दूसरी विशेषता की बात करते हैं राजस्थान के शुष्क प्रदेश में ही। तो ये है, यहाँ पे अपन कह सकते हैं विश्व का सबसे नवीनतम मरुस्थल भी यही पार्ट है। साथ में अपन घना बसा मरुस्थल भी इसको कह सकते हैं। विश्व का सबसे घना बसा मरुस्थल यही है। और इसमें देखो दोस्तों, तीसरी विशेषता में मैं आपको बताऊं, कुछ जो बालू का सपूत है इनके यहाँ पे अलग अलग नाम है और अलग अलग नामों के कारण से यहाँ पे अलग अलग स्थितियों के रूप में इनको जाना जाता है। तो पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत मरुस्थलीय प्रदेश में हम बालू का सपूतों के आधार पर भी इसको 2 भागों में डिवाइडेशन कर सकते हैं। तो अपन कहेंगे बालू का स्तूप, और बालू का स्तूप के रूप में भी इसको कितने भागों में डिवाइडेशन कर सकते हैं? 2 भागों में। एक तो रहेगा अनुदैर्घ्य वाला, अनुदैर्घ्य, और एक रह जाएगा दोस्तों अपने पास में अनुप्रस्थ। अब इनमें भी सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप की। तो देखिए दोस्तों, अनुदैर्घ्य जो बालू का स्तूप है ये पवनों के समांतर बनते हैं। अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप ये कैसे बनते हैं दोस्तों? पवनों के समांतर। तो पवन के समांतर जो बनने वाले स्तूप है वो कौन से कहलाएंगे दोस्तों? अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप कहलाते हैं। साथ ही ये लंबे होते हैं और गहरे और स्थिर प्रकार के होते हैं। कहने का मतलब इस तरह की आकृतियां बन जाती है जब हवाएं चलती है ना, तो ऐसे। तो ये एक गहरे होते हैं और साथ में हवाओं के दिशा में बनने वाले, इस तरह से हवाओं की दिशाओं में बनने वाले स्तूप होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद में अपन यहाँ पे बात करते हैं अनुप्रस्थ। और अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है, ये पवनों के संपूर्ण विपरीत बनने वाले स्तूप होते हैं। तो अपन ये कह सकते हैं अनुप्रस्थ के लिए, अनुप्रस्थ पवनों के विपरीत बनने वाले जो बालू का स्तूप है उनके बारे में चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत जो बनने वाले हैं वह है बरखान और साथ ही अर्धचंद्राकार, ये इस तरह के बालू का स्तूप बनते हैं। और बरखान के बीच में जो दोस्तों मार्ग होते हैं ना, उन मार्गों को गोरा कहते हैं। क्या कहते हैं? गोरा। जो मार्ग बनता है ये गोरा या गारो भी कहते हैं, गारो कहा जाता है। बरखानों के बीच में जो मार्ग बने होते हैं उनको क्या कहते हैं दोस्तों? गारो कहते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ बता देता हूँ। बरखान, सबसे पहले बात करते हैं बरखान की। ये मरुस्थल में रेत के टीले हैं जो अर्धचंद्राकार है। मरुस्थल में रेत के टीले
जिनकी आकृति कैसी है, अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार इनकी आकृति होती है दोस्तों, अर्धचंद्राकार। ये अधिकतर किसमें, कौन से जिले में पाए जाते हैं, जैसलमेर में। कौन से जिले में, जैसलमेर में। इन्हें जैसलमेर में धरियन के नाम से भी जाना जाता है। जैसलमेर में इनको किस नाम से जानते हैं, धरियन के नाम से भी जानते हैं। तो ध्यान रखना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, धरियन के नाम से। इसके बाद में दूसरा है इंसेलबर्ग। इंसेलबर्ग। अब दोस्तों ये इंसेलबर्ग है ना, मरुस्थल में खड़ी हुई चट्टानों को कहते हैं। मरुस्थल में खड़ी चट्टानों को क्या कहते हैं, इंसेलबर्ग कहते हैं। चट्टानों को इंसेलबर्ग कहते हैं। इसी प्रकार से मशरूम रॉक, ये मरुस्थलीय शब्द है, मशरूम रॉक या छत्रक शिला। ये छतरी के आकार के होते हैं, जो बनते हैं छत्रक के आकार के समान। ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद में है जूजेन या यारंडंग। ये इस तरह के भी बनते हैं। इनको अपरदन से अप्रभावित चट्टानें कहते हैं। अप्रभावित चट्टानें, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में मरुदान। ये देखो सारे के सारे पश्चिमी शब्द हैं और इनको आपको ज्योग्राफिकल रूप से याद रखना है। मरुदान का मतलब क्या है, मरुदान मरुस्थल में जहाँ पानी मिलता है, वह जहाँ छोटी मोटी बस्तियों का निर्माण हो जाता है, उन बस्तियों को क्या कहते हैं, मरुदान कहते हैं। तो छोटी छोटी बस्तियां और पानी की मात्रा होनी चाहिए यहाँ पे, ये भी आपको ध्यान रखना है, तब उसको मरुदान कहते हैं। रण क्षेत्र, यहाँ रण क्षेत्र का मतलब युद्ध क्षेत्र से नहीं है। यहाँ पानी का प्रभाव सही नहीं हो ना, मरुस्थल के अंतर्गत जब पानी का प्रभाव सही नहीं होता तो उसको रण क्षेत्र के नाम से जानते हैं। रण क्षेत्र के नाम से जानते हैं। और रण क्षेत्र कहने का मतलब दलदली क्षेत्र कहलाता है, ये दलदली क्षेत्र। और आपने सुना भी होगा कि इंदिरा गांधी नहर के कारण से रण क्षेत्र की स्थिति बन जाती है, कहने का मतलब सेम की समस्या, जिसमें उत्प्लावन की स्थिति बन जाती है पानी की, अर्थात जो धरातल में पानी होता है वो अंदर न जाकर, नीचे न जाकर वापस उत्प्लावन की स्थिति बन जाती है, कीचड़ जैसी। तो ऐसी स्थिति यहाँ पे बन जाती है, उसको रण क्षेत्र कहते हैं। पलाया या खड़िंग कह सकते हो आप। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो मरुस्थलीय क्षेत्र में जो झीलें पाई जाती है ना, पानी की झीलें, पानी की छोटी मोटी जो झील होती है, उन झीलों को क्या कहते हैं, पलाया कहते हैं। क्या कहते हैं, पलाया। उन झीलों को आप क्या कह देते हो, ये झील है पानी की, इस झील को आप क्या कह सकते हो, पलाया। पलाया या खड़िंग भी कह सकते हो। खड़िंग जो इसका भाग होता है, मरुस्थल में पाई जाने वाली सूखी खारी झीलें जो खेती के लिए जो काम में लेते हैं, भाग आता है ना ये आसपास का, जो ये मैदानी भाग होता है। जब कभी बारिश में तो क्या है कि पानी ज़्यादा बढ़ जाता है इन जिलों में, और बारिश के बाद में जैसे ही इसका पानी सूखता है तो ये खेती के लिए ये भूमि काम में ली जाती है। और जो ये भूमि काम में ली जाती है ना थार के मरुस्थल में, तो इस भूमि को क्या कहते हैं, बजादा कहते हैं। बजादा, ध्यान रखना इसका, बजादा। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, बजादा इसको कहा जाता है, तो आपको ये भी ध्यान रह जाएगा। साथ ही दोस्तों यहाँ पे जो स्थानीय भाषा के अंतर्गत बालू का स्तूप है, उनको डोल कहा जाता है। डोल, बालू का स्तूपों को क्या कहा जाता है स्थानीय भाषा में, डोल कहा जाता है। मैं आपको छोटा सा एक लेख सुनाता हूँ। थार मरुस्थल की स्थलाकृति पैराबोलिक प्रकार की होती है। पैराबोलिक का मतलब होता है एक लूप होता है, जिसको अपन मैथमेटिकल रूप में कह सकते हैं। इस तरह का कर्व होता है ऐसा। अब इसकी आकृति शेप कैसे भी बन सकती है, पैराबोलिक, ठीक है ना। तो पैराबोलिक प्रकार का बालू का स्तूपों से पड़ी है, जहाँ पर स्थित रेत के विशाल लहरदार टीलों को स्थानीय भाषा में धोरे कहते हैं। तो बागर प्रदेश में सर्वाधिक बालू का स्तूप पाए जाते हैं, जिनके मध्य में वर्षा का जल इकट्ठा होता है, जिसे सर या सरोवर भी कहते हैं। सालीसर, मानसर, जस्सू सर आदि इसके उदाहरण है। बालू का स्तूपों पर लहरदार छोटी छोटी परतों को उर्मिका कहा जाता है। जो छोटी छोटी लहरदार परतें बन जाती है, उनको क्या कहते हैं दोस्तों, उर्मिका कहते हैं। उर्मिका बालू का स्तूपों की, ठीक है ना, उर्मिका कहा जाता है। बालू का स्तूपों को स्थानीय भाषा में डोल कहा जाता है। तो झाड़ियों के पीछे निर्मित जो बालू का स्तूप होते हैं,
कहने का मतलब रेगिस्तान में क्या है कि कंटीले पेड़ पौधे ज़्यादा है, झाड़ियाँ ज़्यादा है, तो झाड़ियों के पीछे जब जो बालू का स्तूप का निर्माण होता है उसको कहते हैं नेरवा। क्या कहते हैं उसको? नेरवा। तो ये भी आपको रखिएगा, नेरवा। रेखिक बालू का स्तूपों का भी प्रकार यहाँ पे पाया जाता है। और साथ ही अपन ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे कुछ जो क्षेत्र है जिनमें बालू का स्तूप से मुक्त प्रदेश भी है, तो उन मुक्त प्रदेशों की मैं वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए दोस्तों, इसलिए उसकी चर्चा आप तक कल ही कर पाऊँगा। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी को।